Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Tesla Tutorial. Dear learners, in this video we are going to take chapter 10, which is gravitation of class 9th. So before starting the chapter, let's have a quick review of the previous chapter. In the previous chapter, the main conclusion was that whenever we want to change state of any object, state maybe of state of rest or state of motion or state of direction, we need to have a external unbalanced force. मतलब क्या है? सिंपली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होगा. जब तक कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन, इनमें से किसी भी एक में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है. कीपिंग दिस फैक्ट इन आवर माइंड, लेट्स डू एन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हमें एक्चुअल में क्या करना है? हमें किसी एक थ्रेड के वन एंड से किसी एक स्मॉल स्टोन को फास्टन करना है, बांधना है, और दूसरे एंड को होल्ड करके हमें इसको एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या करना है? रोटेट कराना है. तो इस रोटेशन में पार्टिकल के मोशन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें और बीच में ही स्ट्रिंग को रिलीज कर दें, स्ट्रिंग को छोड़ दें, तो उस केस में ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के मोशन को हम ऑब्जर्व करें. तो इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता हुआ पार्टिकल सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शंस रखता है, जबकि पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड ईच एंड एवरी पोजीशन पे क्या होती है? कांस्टेंट होती है. तो अगर हम बात करते हैं सिंपली वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन से मिलके बना होता है, और इनमें से कोई एक क्वांटिटी मीन्स अगर स्पीड या फिर डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रहे हैं तो हम कहते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी हम कह सकते हैं चेंज हो रही है. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा मोशन है, ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है. इट मींस व्हाट? देयर इज अ एक्सेलरेशन. और आप जानते हैं एक्सेलरेशन किसी बॉडी में तभी पॉसिबल है जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया हो. तो इस तरीके से हमारा कंक्लूजन निकला कि पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है जब वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, और वही एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अदरवाइज अगर ये एक्सटर्नल फोर्स ना एग्जिस्ट करे तो पार्टिकल सिंपली एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे ही हम स्ट्रिंग को रिलीज करते हैं, स्ट्रिंग को रिलीज करते ही एक्सटर्नल फोर्स वैनिश हो जाता है और पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ पे क्या कर जाता है? मूव कर जाता है. तो इस तरीके से पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए पार्टिकल को रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्टेड होता है. अब यदि हम बात करें मून का अर्थ के अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव करने के बारे में, या फिर हम बात करें प्लैनेट्स का सन के अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव करने के बारे में, तो सेम चीजें वहां भी कॉमन होनी चाहिए. क्या कॉमन होनी चाहिए? एक्चुअल में मून पे भी अर्थ के तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण है, लेकिन अर्थ और मून के बीच में जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसका जो कारण है ये अननोन था. इसके अलावा प्लैनेट्स का सन के अबाउट रोटेट करते हुए, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करते हुए मोशन को हम ऑब्जर्व करें तो फिर से वही सेम कंक्लूजन कह सकते हैं कि प्लैनेट्स पे सन के सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से प्लैनेट्स सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने में कैपेबल हैं. तो ये एक्चुअली फोर्स है क्या? सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने इस फोर्स को एनालाइज किया और एक नाम दिया, जिसको हम सिंपली कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स मून को अर्थ के अबाउट, प्लैनेट्स को सन के अबाउट सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है. इन एग्जाम्पल्स को कंसीडर करते हुए आइजैक न्यूटन का कंक्लूजन था कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. और अगर इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय Sir Isaac Newton says that
This gravitational force acting between two objects of masses m1 and m2 separated by r is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance of separation between the objects. तो इस तरीके से अगर हम सपोज करें कोई दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस m1 और m2 हैं वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance of separation between the objects. अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 ओवर r स्क्वायर. अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा के इक्वलिटी साइन लिखें तो हमें यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना होता है जो कि कैपिटल G है. और इस तरीके से जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का फाइनल इक्वेशन हमें मिला वो मिला F इक्वल्स कैपिटल G m1 इंटू m2 ओवर r स्क्वायर. अगर हम इस G के बारे में बात करें तो G यहाँ पे सिंपली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं. आगे अगर हम कैपिटल G के SI यूनिट के बारे में बात करें तो हम सिंपली इक्वेशन 1 जो कि हमने फाइंड आउट किया था कैपिटल F इज इक्वल्स G टाइम्स m1 m2 ओवर r स्क्वायर से हम लिख सकते हैं G इज इक्वल्स F r स्क्वायर ओवर m1 इंटू m2. तो इस तरीके से अगर हमें G की SI यूनिट चाहिए तो राइट साइड लिखिए हर एक क्वांटिटी की SI यूनिट हम लिखेंगे. तो फोर्स की SI यूनिट को न्यूटन लिखते हैं, डिस्टेंस की SI यूनिट को मीटर कहते हैं, डिस्टेंस स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, मास की SI यूनिट को हम kg लिखते हैं, kg इंटू kg मीन्स kg स्क्वायर. तो इस तरीके से कैपिटल G की जो SI यूनिट मिली वो हमें मिली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. अब अगर हम कैपिटल G की डेफिनेशन देना चाहें इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसके लिए सपोज कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जिनके मासेस यूनिट ही हैं और उनके बीच का सेपरेशन भी यूनिट है. अगर इन दोनों मासेस को हम एक्चुअल में इन दोनों मासेस के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करें तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स each of unit mass separated by unit distance is exactly equal to the universal gravitational constant capital G. अब अगर हम बात करें इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करें, इट मीन्स व्हाट, यूनिवर्सल मीन्स थ्रू आउट द यूनिवर्स इट्स वैल्यू वट एवर इट इज नॉट गोइंग टू बी changed, means everywhere it is constant. Means if you are talking about on earth or on any other planet or in any other galaxy, everywhere the value of G remain constant. अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल G की वैल्यू किसने कैलकुलेट की तो सिंपली G की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने सर्वप्रथम सबसे पहले कैलकुलेट की थी और जो मींस एक्सेप्टेड वैल्यू है कैपिटल G की वो सिंपली आता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो ये पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे. अब अगर हम बात करें व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो सिंपली हम कह सकते हैं इस ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई ऑल द थिंग्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. मीन्स हियर वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा बात करें man made things all are existing on the earth only because of the universal gravitational force, means gravitational force working between us and earth. तो इस तरीके से अर्थ हम सबको अपने सेंटर की तरफ खींचे हुए है जिसके कारण हम अर्थ पे क्या है, स्टेबल हैं. अदरवाइज हम क्या हो जाएं, चूंकि अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है तो स्फेरिकल शेप में होने के कारण, और आप जानते हैं अर्थ एक्चुअल में स्पेस में हैंग्ड है, तो इस तरीके से अगर G मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स वैनिश हो जाए तो हम सब कोई मीन्स ईच एंड एवरीथिंग एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है. दूसरा हम कह सकते हैं मोशन ऑफ द मून, सर्कुलर मोशन ऑफ द मून अबाउट द अर्थ is only due to the gravitational force acting between moon and earth. नेक्स्ट हम कह सकते हैं प्लैनेट्स का मोशन सर्कुलर पाथ में सन के अबाउट. अराउंड द सन मोशन ऑफ द प्लैनेट्स is only due to the gravitational force working between planets and sun. इसके अलावा आप टाइड्स देखते हैं ओशन में, टाइड्स का भी रीजन एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन है. So this is all about universal law of gravitation and its application. In next video we will discuss about free fall motion. Thank you for watching.